आज उपस्थित हूँ बालाजी हॉस्टल में, हल्दूचौड़ में उपस्थित हूँ और मैं मिलने आया हूँ एक युवा होनहार कवि से जिनका नाम रुद्राक्ष अग्रवाल है। रुद्राक्ष जी, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इतिहास मोड़ पर। मैं आपसे जानना चाहता हूँ रुद्राक्ष जी कि आपने अपनी पढ़ाई लिखाई कहाँ से की और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ऐसे घर का रहने वाला हूँ और पढ़ाई लिखाई मैंने 9-10 में हाई स्कूल था, मैंने दूलीकोट में एक स्कूल है पार्वती प्रेमा जगह थी, वहाँ से करा है। अच्छा। और बाकी जो रिमेनिंग स्कूल थी मैंने हमारा शारदा स्कूल से करके शारदा स्कूल। अच्छा, इस समय क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी मैं ग्राफिक जो हल्दूचौड़ में आ गए हैं, उधर मैं उधर से BBA कर रहा हूँ, मेरा लास्ट ईयर है 20 साल। अच्छा, तो आप BBA की पढ़ाई कर रहे हैं। आपने अपनी BBA की पढ़ाई के दौरान ही आपने अपना काव्य लेखन भी जारी किया हुआ है। आप मुझे बताना चाहेंगे कि आपको इसमें काव्य लेखन में रुचि कब से हुई? काव्य लेखन में रुचि मेरी कक्षा 9 से हुई थी स्टार्ट, जब हमारे हिंदी के अध्यापक थे, मुझे आज भी उनका याद है, श्री माधव प्रसाद जी सर। तो उन्होंने हिंदी कक्षा ली थी, तो उस समय हमारे कॉलेज स्कूल में था कि जो बच्चे लिखते थे पत्र वगैरह वो अखबार में प्रकाशित होते थे। उस बीच में मैंने थोड़ा बहुत लिखना शुरू करा था, मेरे 1-2 पत्र प्रकाशित हुए थे उस समय। अच्छा। उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके उन्होंने मुझे प्रोत्साहन करा, आगे मोटिवेट करा, तो मैंने आगे और लिखना शुरू करा। फिर धीरे करके मैंने इधर 9-10 से कविता लिखनी शुरू की। तो आपकी कविताएं हैं, जो काव्य संग्रह है, आपने कहीं पे छपवाया है या अभी छपना है? किस स्थिति में है? वैसे तो मेरी किताब वगैरह छप चुकी है और जल्दी अमेज़ोन में आ जाएगी। और काव्य लेखन जो मेरा प्रकाशित हुआ था वो RK पब्लिशर हैं और उधर अम्बाला से। उनकी जो CEO मैम है रोमन शर्मा, वो भी काफ़ी अच्छी हैं। काफ़ी उन्होंने उस बीच में मुझे मदद करी, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ बढ़िया कर सकते हैं किताब वगैरह। और जो मेरी उनसे कल बातचीत हुई थी उसके हिसाब से मेरी बुक 2-3 दिन के अंदर अमेज़ोन में अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, उसमें क्या कविता संग्रह है या फिर कोई लेख प्रवचन इस टाइप के क्या चीज़ है? उसमें अभी तो मैंने शुरुआत करी कविता संग्रह से। मेरी जितनी भी कविता अभी तक 9 से लेकर अभी तक जो थी मैंने सारी प्रकाशित करवाई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। और अभी जो मैं बुक निकालूंगा कहानियों की है, उसमें काम कर रहा हूँ। अच्छा, कविताओं की जब हम बात करते हैं तो जो कवि मन होता है वो किसी एक विशेष परिस्थिति में या फिर कुछ भावनाओं से प्रेरित होकर के लिखता है। तो आपकी जो कविताएं हैं उसका आधार क्या है, किस तरीके से आप लिखते हैं? कविता का आधार जैसे होता है कि कुछ इश्क में लिखते हैं वैसे लिखते, तो मैंने थोड़ा मिक्सअप है मेरा। इश्क में भी लिखा है मैंने और ज़िंदगी में भी मैंने काफ़ी कुछ लिखा है। बेसिकली जो मेरी कलम का जो भाव है, जो मैं लिखता हूँ अपनी रचनाओं, उसको मैं ज़िंदगी पर ज़्यादातर लिखता हूँ। अच्छा। मैंने ज़िंदगी पर ज़्यादा लिखा है। अभी मैंने हाल ही में अपनी एक तो कविता लिखी, मैंने कल आते आते लिखी थी, रास्ते में माया गए। तो कुछ लाइनें उसकी हो जाए। अरे बात सुनो तुम ज़रा मेरी हुई, क्यों दौलत पे तुम इतना इतराते हो, जो गुरूर है तुमको इतना, ये बताओ किसको तुम दिखलाते हो। इतना ही गुमान है तुमको, तो एक चक्कर शमशान का लगाओ ना, पता चलेगा सब तुमको कि सोने का बिस्तर नहीं है मिलता जलने को, कि सोने का बिस्तर नहीं है मिलता जलने को। अरे सुनो ज़रा गोदी में आए लौटे नहीं जाए, गोदी में आए लौटे नहीं। बिल्कुल, जीवन का जो यथार्थ है वो आपकी कविता में झलकता है। मैं जानना चाहता हूँ रुद्राक्ष जी कि आप एक तरफ तो BBA की पढ़ाई कर रहे हैं और साथ ही साथ काव्य लेखन भी कर रहे हैं, तो ये इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन है, तो किस तरीके से आपके दिमाग में आया कि आपको अपने काव्य लेखन को भी जारी रखना चाहिए? इससे होता है हम पूरे दिन पढ़ते हैं, हमारा जो और जगह होता है कॉलेज होते हैं पूरे 9 से 4 तक के साथ 4-5 तक। तो हमारा ये कि 12 से 4 तक का ये, तो हमारे पास टाइम बचता है। सुबह अगर कुछ ध्यान में आया, जैसे हम अपनी क्रिया वगैरह करते हैं, योगा करते हैं, कुछ भी ध्यान में आया सोते हुए, तो थोड़ा बहुत, जिससे मुझे मेरे फैमिली मेंबर, एक मेरी भाभी हैं, उन्होंने बताया था मुझे कि कुछ भी थॉट्स वगैरह आते हैं, हाँ लिख लिया करो, कहीं भी लिख लिए। तो वो रहता है कि हाँ क्लास के बीच दौरान कोई थॉट्स आता तो फ़ोन निकाला लिख लिया। अच्छा। ये रहता है। हाँ, हालांकि अलाउड नहीं होता, पर थोड़ा बहुत कहीं कॉपी के पीछे लिख लिया, कहीं लिख लिया। शाम को अपना थोड़ा बहुत अपना कॉलेज का रिवाइज वगैरह करके पढ़े। तो जो BBA की पढ़ाई आप कर रहे हैं, तो भविष्य में आपका विचार क्या है? क्या इसी फील्ड में अपना करियर बनाने का है या क्या सोचते हैं? जिससे हम कहते हैं आदमी के पास किसी चीज़ की, हम कहते हैं गीता में लिखा है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भरोसा नहीं है। तो बिजनेस करने का प्लान है, बाई चांस अगर उधर वर्क नहीं करता तो एक साइड सोर्स रहना चाहिए आदमी के पास कि हाँ ये चीज़ है, इसमें रिलायबल है, हम इसमें ठोस हैं। ये काव्य लेखन के क्षेत्र में जाहिर है कि हमारे देश में प्रदेश में काफ़ी कवि हुए हैं। यहाँ उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो सुंदरानंद पंत जी का नाम जो है आता है।
तो आप किसको अपना प्रेरक मानते हैं, किसकी कविताओं के पास आप अपने आप को पाते हैं? मैं ज़्यादातर कभी कभार जैसे हर परिस्थिति में रहता है, कभी सुमित्रा पंदन जी हो गए, कभी कुमार विश्वास जी हो गए, कभी हमारे मनोज मुंतसिर जी हो गए, काफ़ी सारे कवि हैं। तो ये है कि हर किसी से थोड़ा थोड़ा सीख के होता है। एक हमारे कोई शाह करके हैं, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने लिखी थी कविता कि घायल भारत चीख रहा, मैं चीख सुनाना है। उनकी कविता भी लगती थी हाँ कुछ एकदम वीर रस जैसे कहते हैं, उसमें लिख सकते हैं कुछ। तो आप नई युवा पीढ़ी के हैं और काव्य लेखन में काफ़ी रुचि रखते हैं, तो अपने साथ के लोगों को या अपने हम उम्र लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरीके से आप अपने हॉबी को साथ लेके चल सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं? जैसे मैं अब देखता हूँ हमारे साथ में काफ़ी सारे लोग हैं और मेरे क्लासमेट्स वगैरह, और काफ़ी जो मतलब स्कूल से थे थोड़े बहुत कॉलेज वगैरह में अलग हुए हैं। तो हम लोग आज भी जैसे मैं देखता हूँ, अभी भी हमारे जूनियर्स हैं, उन्होंने इंडक्शन वगैरह लिया था, तो लोग अपनी हॉबी दिखाने में, जो हमारे अंदर रुचि है वो दिखाने में भी लोग कतराते हैं, लोग डरते हैं उस चीज़ से। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर कुछ खूबी है तो उसे दिखाओ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम किसी इंडस्ट्रीज़ में जाके जॉब वगैरह कर सकते हैं। आप अपना कुछ कर सकते हो और आप उसमें क्या पता कुछ आगे निकल जाए। जैसे हमारे काफ़ी सारे लोग हैं, हम भारती सिंह कहते हैं, कपिल शर्मा जी कहते हैं, उन लोगों ने काफ़ी सेक्रीफाइस करा, बैकग्राउंड होता है, तो आगे जाके कुछ किसी को कुछ पता नहीं है। तो अपने अंदर जो खूबियाँ हैं वो हमेशा दिखानी चाहिए आगे, तभी भी कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बिल्कुल सही बात आपने कही। तो एक अपने समय को सही तरीके से स्पेंड करने का या फिर अच्छे तरफ अपने आप को मोड़ने का एक जरिया है काव्य लेखन। तो इससे लोग डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होते हैं, गलत दिशा की ओर नहीं जाते हैं, और आपने एक बहुत अच्छा फील्ड चयनित किया हुआ है। बाकी आपके काव्य लेखन के अलावा क्या क्या शौक़ हैं, किस फील्ड में आप रुचि रखते हैं? काव्य लेखन के अलावा जैसे कहीं घूमने फिरने का, ट्रैवलिंग का मुझे बड़ा शौक है। हालांकि मैं ड्राइविंग आती नहीं है, तो ये है कि कभी कॉलेज वगैरह पूरा हो, थोड़ा घर वालों की जिम्मेदारी से थोड़ा मुक्त करके अपना सोलो ट्रिप मारा कहीं हिमालय वगैरह में, कहीं लद्दाख वगैरह इस जगह अपना गाड़ी से कुछ ड्राइव करेंगे, 3-4 याद दोस्त अपनी यादें लेकर, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं हुई है। हाँ, जितनी यादें आप बना सकते हो इन पलों में। सही कह रहे हैं। और अपने परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में ज़रा बताइए। परिवार के बारे में जो मेरे परदादा जी थे, काफ़ी लोग जानते हैं, मशहूर हैं, वो अनोखेलाल अग्रवाल जी। अच्छा। तो वो एक दफ़ा यहाँ घूमने के लिए आए थे अल्मोड़ा, तो उसके बाद वो वहीं मतलब यहीं सेटल हो गया, हम यहीं रहने लग गए। उसके बाद हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हम यहीं पे ही हैं। हमारे ताऊ जी लोग के काफ़ी रिजॉर्ट्स वगैरह हैं। जो मेरे सबसे बड़े ताऊ जी हैं, उनके 5 रिजॉर्ट है रामनगर वगैरह में है, सुमन ग्रुप्स ऑफ होटल करके। अच्छा। एक मेरे जो ताऊ जी हैं उनका कसार जंगल रिजॉर्ट है। बाकी जो हमारा पुराना जो पानीपत के हैं, तो जो हमारा पुराना काम अभी भी चलता है, हमारा शराफे का काम है, जिसमें बाबा लोगों से सुनता हूँ। अच्छा। शराफे का काम। तो यहाँ आके एक बार घूमने के लिए आए, तो वो यहीं के होकर रहेंगे। तो आप भी अपनी प्लानिंग बना रहे हैं भविष्य में कि लद्दाख या JNK या इधर उधर अच्छी जगहों पर जाने की, कहीं आप भी वहीं सेटल तो नहीं हो जाएंगे? वो किस्मत के ऊपर है क्या विधाता करवाए वाला सी। बिल्कुल। और भविष्य में क्या प्लानिंग आप कर रहे हैं? क्या चीज़ मन में रहता है कि आपको एक युवा होने के नाते एक अच्छी इस समय की जो जनरेशन है वो काफ़ी अपने दिमाग में काफ़ी ख्वाब पाल के रखती है कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, तो आपने भी कुछ सपने सजोए होंगे। तो BBA कंप्लीट होते ही क्या MBA करने की कोशिश करेंगे या फिर क्या करना चाहेंगे? जैसे तो ये है कि हमारे जो जनरेशन की बात करें तो मैं अपने आप को भी उसमें गिनता हूँ। तो हमारे जो ख्यालात हैं, जो हमारा दिमाग, जो हमारा हम कहते हैं कि काफ़ी परिस्थिति में उथल पुथल है, कुछ ख्यालात कभी कुछ आते हैं, एक चीज़ में अडिग नहीं जिसमें। तो मेरा बेसिकली है कि BBA कंप्लीट करके, क्योंकि घर वालों की भी, पिताजी की भी काफ़ी उम्र हो गई है, थोड़ा कारोबार में ध्यान देंगे। उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा कारोबार बनते जाएंगे, हम सीखते जाएंगे, तो मेरा मन ये है कि प्राइवेट लॉ डाल लेंगे या कुछ और। अच्छा, फिर LLB के प्राइवेट LLB डाल फील्ड हो जाएंगे। LLB हो जाएंगे। अच्छा। अपने हम उम्र लोगों को या फिर अपने से कम उम्र के लोगों को, बच्चों को क्या नसीहत देना चाहेंगे? आजकल के जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं गलत दिशा की ओर भी डिस्ट्रैक्ट हो रही है। जैसे मसलन हम नशे की बात कर सकते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना? तो मेरा मैसेज ये है कि जो मेरे साथ वाले हैं और मेरे से जो मेरे छोटे हैं या बड़े के लिए भी कह सकते हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस हम आजकल देख रहे हैं, नशा बहुत बढ़ गया है।
स्मैक ड्रग्स वगैरह जो है काफ़ी सारा कंजप्शन काफ़ी बढ़ गया है। तो मैं कहूँगा एक तरीके से जैसे हमारे शरीर में एक रीढ़ की हड्डी होती है, तो युवा पीढ़ी जो है हमारे देश के लिए और समाज के लिए रीढ़ की हड्डी है। जो नशा है उसको खोखला कर रहा है। तो अगर हम साइंस की तरफ से देखें, अगर रीढ़ की हड्डी खोखली होगी तो आदमी धीरे धीरे झुकता जाएगा और गिर जाएगा। तो इसी से मैं कहना चाहूँगा, अगर नशे की तरफ हमारी यूथ है, अगर हमारा युवा पीढ़ी है तो वो गिरती जा रही है और अपने आप को खोखला कर रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमने पढ़ा है, हम कहते हैं कि हमने एक किताब में पढ़ा था मैंने कि पेपर एज अ मोर पेशेंस इन पीपल, यानी अगर आप कागज़ में लिखते हैं तो कागज़ कभी रिएक्ट नहीं करेगा। अगर आप सामने वाले आदमी से कहेंगे तो कई बार होता है कि कुछ बात उसको पसंद नहीं आएगी तो रिएक्ट कर देगा। तो अगर यही चीज़ अगर आपके मन में कोई भाव है, कोई किसी के लिए भी कुछ अगर कुछ भी चीज़ें हैं तो आप उसे कागज़ में लिख सकते हैं, भले ही उसको बाद में कहीं रख दिया या निकाल दिया, फेंक दिया। तो ये रहता है कि कागज़ में लिखने से ये रहेगा कि एक तो रिएक्ट नहीं करेगा, आपके मन का भाव खत्म हो गया। नंबर ये चाहते हैं कि अगर आप कागज़ में अगर लिखना नहीं चाहते हैं तो आप खेल कूद में जा सकते हैं। खेल कूद में हमारे देश में काफ़ी सारी चीज़ें हैं और काफ़ी लोग आगे बढ़े हैं। हमारे नीरज चोपड़ा जी जो अभी उन्होंने अभी फिर से स्वर्ण पदक जीता है, और काफ़ी सारे लोग हैं हमारे उत्तराखंड के ही हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, मुझे अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा है, तो वो भी काफ़ी आगे बढ़े हैं। तो यही चीज़ें मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगा कि आपके अंदर जो चीज़ें हैं आप उसको बाहर निकालिए, आप उसमें काम कीजिए, क्योंकि नशा जो है आदमी को खराब करता है। बिल्कुल। आपका जो बैडमिंटन वाली बात थी वो लक्ष्य सेन के लिए शायद मेरे से कह रहे होंगे, वो अल्मोड़े गई है। और बिल्कुल बहुत अच्छा सा एक मैसेज आपने दिया है अपनी युवा पीढ़ी को, अपने साथियों को। वास्तव में लेखन की तरफ या खेल की तरफ या सिंगिंग की तरफ, नृत्य की तरफ, किसी भी हॉबी की तरफ आप जाएं और भूल कर भी नशे की तरफ न जाएं। रुद्राक्ष मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने काफ़ी कविताएँ लिखी हुई हैं, किताब छप के आने वाली है आपकी, तो कुछ लाइनें ऐसी होंगी, कोई कविता ऐसी होगी जो आपके दिल के बहुत करीब होगी, जिसको आप सुनाना चाहेंगे? 2 लाइन अगर हो जाएं तो बहुत अच्छा होगा। मैंने एक लिखी थी कि फल की चाहत सब करें, कर्म करे न कोई, दूसरों को देख सब जले, अपने को देख न कोई, जमाना बड़ा जालिम है, टांग खींचे हर कोई, फल की चाहत सब करे, कर्म करे न कोई। तो उसमें मैंने भावार्थ ये दिया था कि सब जो लोग हैं, आदमी रिजल्ट चाहता है कि मुझे बेस्ट मिलना चाहिए। और हमने आजकल देखा है कि कोटा का जो आजकल न्यूज़ आ रही है, कोटा फैक्ट्री की, कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। तो ये कि दबाव मिल रहा है कि सबको रिजल्ट चाहिए, किसी को मेहनत नहीं दिखती। कि अगर हमने 100% के लिए अगर हमने 30% ही मेहनत करी है तो आदमी के लिए काफ़ी मायने रखती है कि हाँ इतने तक तो हम पहुँचे हैं, 30% तक हम पहुँच गए हैं, काफ़ी बड़ी बात होती है एक बिगनर के लिए। तो यही चीज़ इसमें कहना चाहता हूँ कि और हमारे अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लोगों के अंदर ये होती है कि अगर ये बंदा आगे बढ़ रहा है तो हमारे देश में ये चीज़ है कि उसकी टांग खींचेंगे या डिमोटिवेट करते हैं कि हाँ ये चीज़ तो बकवास है। जिससे हम कहेंगे, मनु मिश्र ने कहा था कि लेखन जो काव्य लेखन है इतना भी हमारे देश में मशहूर नहीं हुआ है। लोग जैसे कहेंगे फालतू की चीज़ समझते हैं, कॉमेडी को फालतू की चीज़ समझते हैं, पर यही चीज़ जो आदमी को रिलैक्सेशन देती है, कविता से आप अपने भाव जो चीज़ आप फील करते हैं वो आप औरों तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल। और हास्य से आप लोगों को हंसा सकते हैं, टेंशन मुक्त आदमी को कैसे देते हैं हास्य, वही चीज़ है इस कविता में। आपका कविता संग्रह तो जाहिर है 2-4 दिन में अमेज़ोन पे तो आ जाएगा, लेकिन हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी कविताओं को अगर कोई पढ़ना चाहे तो बाकी दूसरा क्या जरिया है? कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आप डाल दें इसको, या फिर किस तरीके से आपकी किताबों को पढ़ा जाए? मेरा इंस्टाग्राम में पेज है, मेरा एक कविता करके राइटर्स डेस्क करके है, राइटर्स डेस्क 003 करके है। अच्छा। और मेरा एक खुद का पर्सनल पेज है, अगर आप मुझसे कुछ रीच करना चाहते हैं तो मेरा रुद्रा 1510 अग्रवाल करके मेरा पेज है इंस्टाग्राम में, आप मुझ तक वहाँ से पहुँच सकते हैं। और किताब तो आपकी आई रही किताब आई है, तो क्या उसका कुछ आपने सर्टेन प्राइस भी रखा हुआ है, क्या है? प्राइस ऐसा जो मेरा डिस्कस नहीं हुआ है, पर जहाँ तक मेरा है कि प्राइस अप्रॉक्स 200 रहेगा, उससे ऊपर तो नहीं रहेगा, 250 लास्ट प्राइस रहेगा, उससे ऊपर नहीं रहेगा। बाकी पब्लिशर काफ़ी अच्छे हैं, और ये था कि मैंने काफ़ी छानबीन करी थी, मेरी जो मानवेंद्र जी से काफ़ी बात हुई थी। अच्छा। तो ये भी रहा कि मानव जी भी काफ़ी बढ़िया है, मतलब उन्होंने भी इस चीज़ में काफ़ी मदद करी, उन्होंने भी काफ़ी पब्लिशर्स बताए। पर उस समय मेरा ये था कि अभी स्टार्टिंग रेंज है तो मैं उतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, थोड़ा फैमिली से बजट का भी इशू था थोड़ा कि लिमिटेड मिल पाएगा। तो मुझे एक मेरी पूजा करके कुछ पब्लिकेशन थी, आज अस्तित्व पब्लिकेशन, उन्होंने 8000 का पैकेज दिया था। तो उस समय मुझे थोड़ा वो ज़्यादा लगा। अच्छा। हालांकि उनके जो फैसिलिटीज फीचर्स थे वो काफ़ी अच्छे थे, पर उस टाइम के लिए मेरे पास वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे। तो मेरी आर की पब्लिशर अम्बाला से मैंने आगे बताया था,
उनसे मेरी बातचीत हुई थी। अच्छा। तो आगे जाके मतलब काफ़ी उनका मैम का जो नेचर है, जो कोमल जी हैं, उनका नेचर काफ़ी बढ़िया है। और हालांकि उन्होंने काफ़ी चीज़ें गाइड करी। हाँ, ये चीज़ जो ऊपर नीचे थी और कुछ थोड़ा डिले कवर के चक्कर में है, वो अच्छा। नाम का थोड़ा इशू था, तो भी क्लियर हो चुका है। ISBN वगैरह कॉपीराइट जो था वो आ चुका है। अच्छा। और पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी अमेजोन में आ जाए। अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह में रहेगी, अमेजोन किंडल में बुक रहेगी। और विद इन ए मंथ और ईयर के अंदर मैं बुक स्टोर में भी कोशिश करूँगा कि मेरी किताब आए। अच्छा, चलिए हम भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देते हैं कि आपकी जो कविताओं का संग्रह आ रहा है, जो पुस्तक आ रही है, वो कहीं न कहीं नई पीढ़ी को प्रेरित करे और अच्छा एक उनको प्रेरणा का स्रोत बने उनके लिए। मैं एक जाते जाते एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आपके माता पिता को भी पता है कि रुद्राक्ष बिजनेस की पढ़ाई के साथ साथ कविताओं को भी लिख रहे हैं? हाँ, घर वालों को बिल्कुल पता है। जब इस वीडियो में घर में गया था, मेरे पिताजी मुझसे कह रहे थे कि अल्मोड़ा शरद उत्सव होता है हर साल, नवरात्रि के टाइम, दशहरे के टाइम। उसमें मेरे से मेरे पिताजी कह रहे थे कि इस बार आएगा तो मैं बात करूँगा कि तुम्हारी कुछ कविता वगैरह उधर हो जाए, क्योंकि उधर ऑडियंस काफ़ी बढ़िया रहती है और काफ़ी दिग्गज लोग रहते हैं, TI जी वगैरह रहते हैं और काफ़ी सारे लोग रहते हैं कि ये कि कुछ अगर जीवन में से कोई सितारा चमक जाए तो अल्मोड़ा के लिए भी काफ़ी गर्व की बात होगी, मेरे लिए भी काफ़ी गर्व की बात होगी कि एक अल्मोड़े का बच्चा, एक युवा आगे निकला। बिल्कुल, निश्चित आपकी सोच साकार होगी। रुद्राक्ष आपसे काफ़ी अच्छी बातें हुई हैं। आप काव्य लेखन को प्रमुखता दे रहे हैं अपने बिजनेस की पढ़ाई के साथ साथ, और आपने कुछ अपने गोल सेट किए हुए हैं। मैं ऑलमाइटी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके सभी सपने पूरे हों और एक आप समाज के बीच में प्रेरणा के स्रोत के रूप में आएँ। और आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पूरी धात सुनो की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और मानवेंद्र जी का सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। उनके थ्रू ही मेरी इनसे बातचीत वगैरह हुई। तो ये है कि आगे विधाता का है, बाकी जो भी रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रितेश कुमार है और मैं यहाँ बालाजी हॉस्टल का ऑनर हूँ। यहाँ मैं पहाड़ से और प्लेन से जितने भी बच्चे आते हैं हमारे पास, सबको कमरा प्रोवाइड करवाता हूँ। और लोकेलिटी में भी नया, जब से ग्राफिक कॉलेज आया, ऐसी नई प्रतिभाएं यहाँ आती रह रही हैं, जुड़ती रह रही हैं। कोई बच्चे और बहुत कम से कम उत्तराखंड बने बाद तो 20 साल हो गए। 20 साल में अमरवाली के बाद दूसरा बड़ा कॉलेज है जो हमारी बरेली रोड को मिला है। और ये हम लोगों के लिए कमल भंसाला जी का भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं इस माध्यम से, जिन्होंने एक सही इंस्टीट्यूट यहाँ बना के अपनी जो लोकल है हमारे रुद्रपुर और धर्म सिंह नगर, इधर के बच्चों को भी एक सही गाइडेंस मिल रही है उस कॉलेज से। दूसरा आ जाते हैं हमारे भाई साहब के रुद्राक्ष जी, हमारे कॉलेज इनको जुड़े हुए सब कम से कम साल भर हो जाता है। और ऐसी प्रतिभाएँ काफ़ी हमारे ग्राफिक कॉलेज में हैं। और अपने काम में आ जाता हूँ मैं। हमारा जो हॉस्टल का काम है, इसमें हम बच्चों को अपना खाना और रहना और सुविधाओं के हिसाब से, आजकल प्रमुख है इंटरनेट, वो सब प्रोवाइड करवाते हैं। और जितनी बेहतर हो सकता है लोकल के हिसाब से, लोकेलिटी के हिसाब से, बड़े कॉलेज के आने से, बड़े बाहर के बच्चों के आने से लोकल डेवलपमेंट भी बहुत होता है। मेरे को सुविधा मिली, मैंने हॉस्टल बनाया, किसी और को सुविधा मिली, वो कैंटीन की व्यवस्था करेगा, तो इससे रोजगार भी बहुत डेवलप हो रहे हैं। तो बड़े कॉलेज के आने से, बड़े हाईवेज के आने से जो सुविधा हम लोगों को मिली है, और वही सुविधा फिर ये बच्चे आगे देख रहे हैं, बढ़ रहे हैं उसी तरीके से। और मैं एक धन्यवाद दूंगा अपने धात चैनल को भी। इन्होंने एक अच्छी मुहिम पकड़ी है, जो अपने लोकल की न्यूज़ों को, लोकल के उभरते हुए कलाकारों को बड़ी प्राथमिकता से दिखा रहे हैं और अपनी देवभूमि मातृभूमि को मजबूत कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। इसलिए मैं इसी अपनी बात को विराम देते हुए यहाँ पे आप सभी को नमस्कार करता हूँ, श्रोताओं को, और धन्यवाद देता हूँ धात TV के माध्यम से आप सभी का। ऐसे ही काम आगे बढ़ाते रहिए और हमारी प्रतिभाओं को उभारते रहिए, देखते रहिए। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।